सो डियर स्टूडेंट्स, जो कल हम कर रहे थे, हम बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 जो हमने कल डिस्कस किया था, और जैसा क्वेश्चन मोस्टली आता है वो हम डिस्कस कर रहे थे, इन विच यू हैव बीन गिवन द आइटम्स एंड यू हैव टू टेल द मेन हेड एंड सब हेड। जो हम कल कर रहे थे वही हम जो है वो आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कल मैं आपको लिखवा रहा था आइटम्स, ऐसे ही अभी लिखवाऊंगा, आप मेन हेड्स और सब हेड्स जो है वो उसके आप आंसर मेरे को दोगे, ठीक है। जो कल हमने किया, फर्स्ट वाले 10 किए, नेक्स्ट वाले 10 किए, वो थोड़े थोड़े इजी थे। सेकंड वाले में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया होगा, अभी थर्ड वाला करेंगे और फोर्थ वाला करेंगे, उसमें डिफिकल्टी लेवल और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। आई डोंट मीन टू से कि वो डिफिकल्ट हो जाएगा, आई एम सेइंग कि वो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, फिर उसका आंसर आएगा। टुडे स्टार्ट। आई होप अपनी फॉर्मेट बना लिया है ये वाला आइटम, मेन हेड और सब हेड का। करिए, लिखिए। फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सेकंड, लूज टूल्स, लूज टूल्स। थर्ड, accrued interest on investments. Then provision for employees benefits, provision for employees benefits. Next, bank overdraft. Then stores and spare parts, stores and spare parts. Next, prepaid insurance, prepaid insurance. Next, loan repayable on demand, loan repayable on demand. Next, stock in trade, stock in trade. And last, patents, patents. Take 4-5 minutes और इसे करिए। आई होप कि सभी ने सारी आइटम्स लिख ली हैं। अगर आपने कोई आइटम नहीं लिखी है, कुछ रह गई आपकी, यू कैन आस्क। यस बेटा। फर्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, विल टेल केतन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, non-current asset, property, plant, equipment, intangible. इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में सब हेड इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड देन आइटम इज दैट सब हेड इज इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट इज लूज टूल्स, लूज टूल्स। सानिया, Non-current assets, property, plant and equipment, tangible. लूज टूल्स। सानिया, वेल ट्राइड। अदरवाइज लूज टूल्स हमने किया नहीं हुआ, हमने एक लूज टूल्स नहीं किया हुआ है, हमने एक स्टूडेंट स्पेयर पार्ट्स नहीं किया हुआ है, या हमें मिस्टेक होने के पूरे चांसेस थे। लूज टूल्स वो होते हैं जो ड्राइवर वगैरह हो गया ना, प्लास प्लग पाना वगैरह, जिससे टायर की नट खोलते हैं, पेचकस वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वो होते हैं लूज टूल्स। दीज आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज सब हेड, मेन हेड इज करंट एसेट्स। सिमिलरली स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स ये भी उसी में आते हैं। स्टोर्स स्पेयर पार्ट्स होते हैं, नट बोल्ट वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा रखे होते हैं हमने, ये बाद में आना है ना। दोनों ही जो है वो इन्वेंटरी का पार्ट है, एंड बोथ विल बी देयर इन द करंट एसेट्स अंडर द सब हेड इन्वेंटरी। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। वो दोनों हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट इज एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हिमानी, मेन हेड करंट एसेट, सब हेड अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे। करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। देन इज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, से रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स।
अदिति, Non-current liabilities, long-term provisions. नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बिल्कुल ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, चाहत। Sir, current liabilities, short-term borrowings. करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है ये। देन इज स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, हमने पहले कर लिया है, इट विल बी देयर इन द इन्वेंटरीज ओनली। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, काशवी। So main head current assets and subhead other current assets. अदर करंट एसेट्स, बिल्कुल ठीक। देन लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, कनिका। लोन्स Main head current liabilities and subhead short-term borrowing. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे। देन स्टॉक इन ट्रेड, मान्या। Current assets, inventories. करंट एसेट्स, इन्वेंटरी। एंड लास्ट वाज पेटेंट्स, प्रभजोत। Main head non-current assets and subhead property, plant and equipment. जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा ना, इसका सब हेड भी साथ में आएगा प्रभजोत, ठीक है। मेन हेड आपने लिखना है, मेन हेड इसका आइटम क्या थी, पेटेंट। मेन हेड इज पेटेंट, सॉरी आइटम इज पेटेंट। मेन हेड इज नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में इंटेंजिबल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आगे सब हेड्स भी है ना दिखाने के लिए, वो भी दिखाना पड़ेगा, उसको ब्रैकेट में लिख देना। इंटेंजिबल या टेंजिबल या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जो भी वो केस हो, उन चारों में सब हेड भी आएगा, विच शुड बी पुट इन द ब्रैकेट ओनली। डन प्रभजोत? फाइन, Yes. फाइन। नेक्स्ट लिखिए अब। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Excuse me, sir. जी हाँ जी, बोलिए। सर इन्वेंटरीज में स्टॉक नहीं आता जो हम सेल के लिए करते हैं, तो लूज टूल्स उसमें कैसे आएगा? लूज टूल्स और इन्वेंटर्स में Inventory. टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो है ना, उसका ही पार्ट बन जाते हैं एक्चुअली में। स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स क्या है, नट बोल्ट्स वगैरह है, इन्वेंटरी का ही पार्ट बन जाएंगे। जब हम रॉ मटेरियल की फॉर्म को चेंज करेंगे, से हम बना रहे हैं ऑटोमोबाइल, है ना, तो जब हम उसका सपोज टायर लगा रहे हैं, तो नट बोल्ट लगाएंगे ना, उसके चीज का ही पार्ट बन गया ना वो, बाद में उसका ही पार्ट बन जाएगा। इसको हम इंक्लूड बैलेंस शीट में यही करते हैं, लेकिन आगे जाके आपको चैप्टर आएगा, जैसे आप बात कर रहे हो उस पॉइंट पे आप बिल्कुल ठीक हो, आगे जाके चैप्टर आएगा, उसमें इन्वेंटरी में हम लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे उसको, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इन्वेंटरी हम सेल नहीं कर सकते, बट दिस इन्वेंटरी विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट इन्वेंटरी विच इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। ओके सर, यस सर। नेक्स्ट लिखिए बेटे। ऐसे ही मेन हेड्स सब हेड्स आपने बता दिए हैं, आइटम्स मैं लिखवा रहा हूँ आपको। फर्स्ट इज चेक्स, चेक्स। सेकंड इज अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। थर्ड इज कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स। calls in areas. Next is calls in advance, calls in advance. Next is patents being developed by the company, patents being developed by company. अब इसमें जो है आपका ये कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, ये मैं बता देता हूँ, आप ट्राई करना, अगर हो जाए तो। चांसेस नहीं, मतलब मैं आई वांट कि आप करो, ठीक है, ट्राई करते हैं। अभी होता है क्या है, कॉल्स इन एरियर्स, हमने एक टॉपिक किया शेयर कैपिटल, इसमें सब हेड भी आपका आया ना, शेयर होल्डर्स फंड्स में। शेयर कैपिटल क्या होती है, जो पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवाया। सपोज एक शेयर होल्डर के पास 1000 रुपीज है, 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपीज का है, इट मीन्स द शेयर होल्डर इज सपोज टू पे रुपीज 10,000, ऐसे ही है, ही इज सपोज टू पे रुपीज 10,000, 10,000 में से उसने 2,000 अभी नहीं पे किया,
कंपनी ने 10 का 10 मंगवा लिया है उससे, लेकिन उसने अभी 2000 पे नहीं किया। दिस इज कॉल्ड इन एरियर्स। एरियर्स मतलब ड्यू पड़े हैं पैसे, ठीक है, ये हो गया। एक है कॉल्ड इन एडवांस, मींस जो कंपनी ने मंगवाया नहीं था अभी, शेयर होल्डर ने पहले ही पे कर दिया, ये उसके उल्टा हो गया। कॉल्ड इन एरियर्स मींस द मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर इन एरियर्स। एरियर वर्ड आपको याद होगा, ड्यू, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, इसी का ही नाम है ना। एरियर पड़ा हुआ है, दिया नहीं उसने, नोट पेड बाय द शेयर होल्डर। कॉल्ड इन एडवांस, नोट कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, उसके उल्टा हो गया, ठीक है। ये करवा मैं देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। एजेंट्स लिख लिया है आपने। एक आपने लिखना है और वर्ड, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये भी लिख लीजिए, हम डिस्कस करते हैं, अभी मैं करवाता हूँ आपको। आप मेरे को चेक्स का बता दीजिए, ये आप बता सकते हो। चेक्स, हाँ जी केतन। The current asset, cash and cash equivalent. करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बिल्कुल ठीक है। एक है आपका अनपेड डिविडेंड, ये कौन बताएगा? अनपेड डिविडेंड, हिमानी। Main head current liabilities, sub head other current liabilities. अदर करंट लायबिलिटीज, बिल्कुल ठीक है। करंट लायबिलिटी एंड अदर करंट लायबिलिटीज। एक मेरे को बताना आप, पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। प्रभजोत ये बताएगी मेरे को। प्रभजोत, आपने हैंड रेज नहीं किया था, मैंने वैसे ही आपसे पूछा है। प्रभजोत हैरान मत हो जाओ, मैंने पूछा ही आपसे, मैंने हैंड देखा ही नहीं आपका। यस, पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। मेन हेड, चलो मैं आपकी हेल्प कर Non-current देता हूँ। assets, मेन हेड एन से स्टार्ट होता है, मैंने हेल्प कर दिया। non-current assets, नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल ठीक है। आगे, property, plant and equipment, intangible assets. बस मैंने इसीलिए आपसे पूछा था। ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, इट इज पेटेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। इंटेंजिबल एसेट्स आर फॉर कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट्स। प्रभजोत, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, आपने पहले यहाँ मिस्टेक की थी ना अभी प्रभजोत, Yes, sir. है ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। इट इज देयर इन द नॉन करंट एसेट्स, इट इज अगेन देयर इन सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। इट इज इनकम्प्लीट इंटेंजिबल एसेट। क्या लिखेंगे इसको अनिरुद्ध, क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या आएगा? Intangible assets under development. यस, इट इज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी उसको लिखते हैं जो कंप्लीट हो गई है। इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, इट मींस इट इज नॉट कंप्लीट येट, इट इज इनकम्प्लीट। So it will be intangible asset under development, सब हेड नंबर 4, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सब हेड नंबर 4, ठीक। करें आगे, ओके। तो ये है कॉल्ड एरियर्स, ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी, दैट इट इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर येट, कॉल्ड इन एरियर्स। जैसे आपकी फीस, अगर आप फीस ना पे करो तो स्कूल के लिए फीस इन एरियर्स बन जाए कि आपको बोला गया फीस दे दो, आपकी ड्यू होगी पर आपने पे नहीं करी। देन हाउ इट इज शोन? इट इज शोन इन मेन हेड शेयर होल्डर फंड्स, सब हेड शेयर कैपिटल, लेकिन साथ में यहाँ पे दिखाना है शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन, ये बताना है साथ में आपको। इट इज शोन बाय वे ऑफ डिडक्शन मींस इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल। एम आई क्लियर? मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड शेयर कैपिटल, बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम दैट। तो अब यहाँ हम कर रहे हैं टू बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। क्लियर? डन? ओके। एक था आपका कॉल्स इन एडवांस, ये उसके उल्टा है। उल्टा है डजंट मीन कि यहाँ पे अब ऐड हो जाएगा। कॉल इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल येट, इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग रहेगी। इट विल बी देयर इन मेन हेड करंट लायबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। मेन हेड करंट लायबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज,
Point is called in advance. चलिए आगे। एक था आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस शेयर फॉरफीचर? अभी हम बात कर रहे थे कॉल्स इन एरियर्स की। सपोज कंपनी ने 10,000 रुपीज कॉल अप किए, 10,000, इसमें से शेयर होल्डर ने 8,000 पे कर दिए, 2,000 पे नहीं किए। अच्छा, परमात्मा ना करे ऐसा हो। अगर बच्चा स्कूल की फीस ना पे करे तो स्कूल के पास क्या ऑप्शन बचती है? एक दो बार रिमाइंड करवाने के बाद क्या ऑप्शन बचती है? लास्ट ऑप्शन क्या बचती है? एक दो रिमाइंडर्स देने के बाद आपने फीस नहीं पे करी, स्कूल ने कहा भैया फीस पे कर दो, आपने फिर नहीं पे करी, स्कूल ने कहा भैया फीस तो पे कर दो, फीस नहीं देनी, आपने फिर भी नहीं पे करी। अब स्कूल क्या करे? कनम क्या करेगा? अब स्कूल क्या बचती है ऑप्शन? स्कूल फिर बच्चे का नाम काट सकता है, नाम काट दिया जाएगा। स्कूल के पास जब authority नाम है। काट दिया जाएगा तो अगर आपने सपोज 2-3 महीने की पहले फीस पे करी हुई हो, क्या आपको वापस कर दी जाएगी? कि आपने 2-3 महीने की पहले पे की हुई थी, ये ले लो वापस भैया, आपका नाम काट दिया गया है, या आपका नाम वहीं काट दिया जाएगा, जो फीस आपने दे दी वो दे दी, जो नहीं दी वो नहीं दी? क्या होगा? तो वही कट कर दिया जाएगा, जो दे दी सो दे दी, जो दे दी वो दे दी, जो नहीं दी वो नहीं दी। मतलब जो आपने फीस पे कर दी है वो स्कूल आपकी फीस फॉरफीट कर लेगा। दैट इज फॉरफीचर। फॉरफीट करना मतलब होता है कैंसिल करना, एक्चुअल में कैंसिल करना। कि जो हमने, अब मैं शेयर होल्डर पे आता हूँ, 10,000 रुपीज जो थे वो मंगवाए गए थे, शेयर होल्डर से कंपनी ने मंगवाए थे, 8,000 उसने पे कर दी, उसके जब 2,000 रहते हैं उसने पे नहीं कर रहा, वो कंपनी नोटिस दिया उसको भैया अपने एरियर पे कर दीजिए, उसने नहीं किए। कंपनी ने फिर नोटिस दिया भैया एरियर तो पे कर दो, नहीं तो आपका फिर नाम काट दे, नहीं तो उसने फिर कुछ नहीं किया, कंपनी ने अब नाम काट दिया उसका। अब जो ये उसके थे 2,000 कॉल्स इन एरियर्स, समझ आ रही है मेरी बात? 2,000 कॉल्स इन एरियर्स, और जो ये 8,000 हैं ये उसके शेयर फॉरफीचर में आएंगे। 8,000 क्या है? जब किसी शेयर होल्डर के हम शेयर्स को फॉरफीट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो जो मनी उसने पे किया हुआ है वो, दैट इज गेन बाय द कंपनी, गेन ऑन शेयर्स फॉरफीटेड आएगा। ये कहाँ पे? मेन हेड शेयर होल्डर फंड, सब हेड शेयर कैपिटल will be added in the share capital, will be added in the share capital. Share forfeiture, shareholders funds, share capital, कॉल्स इन एरियर्स में ये माइनस किया गया था, इसको शेयर कैपिटल से शेयर फॉरफीचर अकाउंट प्लस किया जाएगा। ये पूरा डिटेल में इसके ऊपर चैप्टर है पूरा, ये बाद में तब भी आएगा। अभी आपने इतना याद कर लेना है कि इसको आपने शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल में ऐड करना है। डोंट फॉरगेट टू टेल दीज थिंग्स, माइनस प्लस या जो ब्रैकेट में इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ये बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये इसके मार्क्स हैं। ये ना हो कि आप ना लिखो वो भी हाफ मार्क काट लिया। जहां जहां बनता है वहां, मोस्टली नहीं बनता है, मोस्टली में सिर्फ मेन हेड सब हेड्स ही आ रही है, लेकिन यहाँ पे कई बारी वो हो भी जाता है। ठीक है, अभी तक पॉइंट्स क्लियर है आपको? ठीक, एक हमने वो किया था प्रपोज्ड डिविडेंड, किया था कहीं प्रपोज्ड डिविडेंड, ये लिखा हुआ है, ये भी लिख लीजिए एक पॉइंट, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये आपका आएगा मेन हेड करंट कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, और सब हेड कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स मेन हेड, सब हेड इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्यों है? डिविडेंड हैज बीन प्रपोज्ड ओनली, कि कंपनी कह रही है कि हम इतना डिविडेंड देंगे, लेकिन वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, वो होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, वो उनकी जो मीटिंग होगी बाद में उसमें डिसाइड किया जाएगा। जो उनकी शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी की साल के बाद मीटिंग होती है, उसे हम एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स के साथ कंपनी की होती है हर साल रिजल्ट के बाद। कंपनी ने प्रपोज किया है कि मैं जी सपोज 10% या 20% डिविडेंड कंपनी कहती मैं दे रही हूँ। दिस हैज बीन प्रपोज्ड, इट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स।
और अदर पार्टीज। जब वो अप्रूव कर देंगे तो ये फाइनल हो जाएगा। मीन्स अभी नहीं पता होना है कि नहीं होना है, क्या पता शेयर होल्डर बोले नहीं देना ही नहीं, कोई डिविडेंड नहीं देना, कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी एक्सपेंड हो रही है, पैसे की जरूरत है, डिविडेंड नहीं देना, पैसा वहां लगाओ। क्या पता शेयर होल्डर बोले कि कम दो, क्या पता वो बोले ज्यादा दो, अभी कुछ फाइनल नहीं है। दैट इज वाई प्रपोज्ड डिविडेंड इट कैन बी अ लायबिलिटी बट राइट नाउ इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। एक हमने किया था अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड किया था ना, वो लायबिलिटी है। ये वो है जो अभी तक पे नहीं किया गया, अप्रूव हो गया था, लायबिलिटी बन चुका है लेकिन पे नहीं किया गया। अनपेड डिविडेंड में और प्रपोज्ड डिविडेंड में फर्क है। अनपेड डिविडेंड लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। प्रपोज्ड डिविडेंड अभी लायबिलिटी कॉन्टिजेंट है, पता नहीं कितनी होनी है, पता नहीं कब होनी है। डन, ठीक, फाइन। एक हमने पॉइंट हल्का सा मेरा और रहता है पॉइंट्स में करने वाला, एक हमने पॉइंट किया है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है उसको हम कहाँ लेते हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोरिंग। कैन डिबेंचर्स बी देयर इन द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स? डिबेंचर्स कैन बी देयर इन द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और नॉट? नहीं, यस, या हाँ? अरे यही नहीं बता पा रहे वो हो इधर सकता है, है। तो इसका सोचो, थोड़ा सा हल्का सा सोचोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। डिवेंचर्स, व्हाई द डिवेंचर्स आर इन लॉन्ग टर्म बोरिंग? यस सर। बोलो नीरज। सर वो रिडीम हो सकते हैं, हो रिडीमेबल सकती है। है, हाँ रिडीमेबल तो है बच्चे। अगर वो रिडीमेबल 5 साल के बाद है तो फिर, अगर वो 5 साल के बाद रिडीमेबल है तो फिर वो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे क्या? रिडीम तो होनी है, डिवेंचर्स आर ऑलवेज रिडीमेबल। लोन लिया है भैया हमने, वापस तो करना ही पड़ेगा ना। कैन वी से कि लोन ले ली वापस नहीं करना? ऐसा नहीं हो सकता ना, कनव यस। सर जैसे डिबेंचर का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, हमने अगर 5 साल बाद रिडीम होने हैं और हमने 5 साल पहले वो इशू किए थे, तो सर वो शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। फिर वो 5 फिर साल वो हमारे लिए 5 साल वाले इस साल की बुक्स शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। जैसे सर पिछले 2016 में हमने डिबेंचर इशू किए थे 5 इयर्स के लिए, तो सर 2021 को रिडीमेबल में आ सकते, मतलब शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, इसके बाद आता हूँ। आप अगला पॉइंट बोल गए, वेरी गुड ना, वेरी गुड, सही सोच है आपकी। अगर वो डिबेंचर्स अगर वो डिबेंचर्स 5 साल के लिए 4 साल के लिए इशू किए गए हैं सपोज, तो वो लॉन्ग टर्म में। अगर वो डिबेंचर्स इशू ही 6 महीने के लिए किए गए, मान लो, फिर डिबेंचर का लोन हम लिया ही 6 महीने 1 साल के लिए मान लेते हैं, फिर वो शॉर्ट टर्म में, फिर वो शॉर्ट टर्म में। नाउ कमिंग टू कनव्स पॉइंट, नाउ एक डिबेंचर इशू किए गए, एक डिबेंचर इशू किए गए हैं से ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 5 years। इट मीन्स रिडीम कब होंगे? 5 years कब बनते हैं इसके, कब रिडीम होंगे? 31 मार्च 2022, ऐसे ही है। अब बैलेंस शीट कब कब बन रही है? 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 20, 21, ऐसे बन रही है बैलेंस शीट। इस डेट पे 31 मार्च 18 को ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, बिकॉज अभी भी 4 साल पड़े हैं। 19 में भी ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, अभी भी 3 साल पड़े हैं। 20 में ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, अभी भी 2 साल पड़े हैं, ऐसे ही है। एम आई क्लियर और नोट? 21 में क्या हुआ, अभी कितने साल पड़े हैं? दिस इज डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। द डिबेंचर्स विच वर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022 कहाँ जाएंगे ये? क्या ये शॉर्ट टर्म बोरिंग बन जाएंगी, बनी जाएंगी? तो उसका 1 साल रह गया। वो चीज जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी से शिफ्ट होके करंट लायबिलिटी बन गई।
यहाँ तो इसको 5 साल पड़े थे, नॉन करंट में था, 1 साल के बाद कितने साल जाएंगे, 4 साल, फिर नॉन करंट में है। यहाँ आके फिर 3 साल पड़े हैं, फिर नॉन करंट में है। यहाँ आके 2 साल पड़े हैं, फिर भी नॉन करंट में है। 31 मार्च 2021 को क्या हुआ, इस डेट तक 1 साल पड़ा है। आपको पता है कि जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर हमने पे करनी होती है, दैट इज नोन एज द करंट लायबिलिटी। ऐसे ही होता है। ओरिजिनली ये क्या था, नॉन करंट था। नाउ दिस विल बी शिफ्टेड फ्रॉम नॉन करंट लायबिलिटी टू करंट लायबिलिटी। हो गया ना, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो गया, 5 साल से 4 साल, 4 से 3, 3 से 2, 2 से अब 1। तो जो इस डेट को बैलेंस शीट बनेगी, फिर वही डिवेंचर्स जो हम लास्ट ईयर तक नॉन करंट में शो कर रहे थे उसको हम करंट में शो कर देंगे, बट नॉट इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, नॉट इन शॉर्ट टर्म। ऐसे डिवेंचर्स फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग में वही आएंगे जो 1 साल से कम के लिए इशू किए गए थे। इशू ही 1 साल के लिए कम किए गए थे, ये आपके आएंगे करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, सी द टर्म नाउ, टर्म को ध्यान से पढ़ो। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स मीन्स द डेट्स फॉर लॉन्ग टर्म were issued for more than 1 year but now are to be matured in the current period, means now these are current liabilities. अगर डिबेंचर हम इशू करते हैं ना 6-8 महीने के लिए, साल के लिए, फिर वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में, साल से ऊपर के लिए करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में। पहले वो लॉन्ग टर्म में थे, बाद में टाइम फेज के हिसाब से वो शॉर्ट टर्म में आ गए, तो फिर वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में नहीं आएंगे, बिकॉज बोरिंग्स वर नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, बोरिंग्स वर फॉर लॉन्ग टर्म but have been transferred now to short term. Current maturity of long term debts, debts were long term but are to be matured in the current period, so current liability, other current liability. Done? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अगले पीरियड में हमने जो नेक्स्ट पीरियड आपका 5 मिनट के बाद है, हमने वो अगली स्टेटमेंट करनी है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। Should I end the meeting?